जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया हुआ है। सोर्सेज हमने क्या निकाले थे? सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हमें यह पता चला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें बेसिकली मिलते हैं वो तीन चीजों से मिलते हैं। एक तो हमने कहा था पेट्रोलियम, ठीक है जी। उसके बाद हमने बताया था कोल, और फिर हमने बताया था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ये हमने बताया था। ये तीन हमारे मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम इन्हीं से ऑब्टेन करते हैं। तो आज हमने जी डिस्कस करना है कोल को, कि ये क्या होता है और किस तरीके से इसको तोड़ फोड़ इसकी करके केमिकल एनालिसिस करके हमारे तक इससे निकलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहुंचते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी। कोल, कोल होता क्या है? कोल को अगर देखा जाए तो इसको उर्दू में कहते हैं कोयला। क्या कहते हैं जी? कोयला कहते हैं। अच्छा, ये वो वाला कोल नहीं जो लकड़ी को जलाने से कोयला बनता है। वो तो हम लकड़ी को जला ही रहे हैं ना, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबको जला रहे हैं, धुआं बना के खत्म कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कोल वो है जो हमने बताया था लास्ट टाइम के डेड प्लांट्स जमीन के अंदर बरीड हो जाएं तो वहां से टेम्परेचर और प्रेशर और बैक्टीरियल डीकंपोजिशन मिलके वो ट्रीज, वो प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, और उनको होते होते 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ये होता है नेचुरल कोल। तो ये हमें सबसे पहले कैसे ऑब्टेन होता है, हमें कैसे मिलता है? कि ये इसकी कंपोजिशन तो ये होती है कि डेड प्लांट्स, ठीक है जी, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज buried inside अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी, ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ऑलमोस्ट, तकरीबन, इससे कम ज्यादा हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाय बैक्टीरियल डीकंपोजिशंस, बाय बैक्टीरियल डीकंपोजिशन होता ये है, मिसाल के तौर पर कि ये आपके पास कोई पेड़ या कोई भी पौधा वगैरह ये जमीन के अंदर दफन हो चुका है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर बैक्टीरियल डीकंपोजिशन होगी। क्या होगा? इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शंस होंगे, बैक्टीरियल रिएक्शंस, ठीक है। होने के बाद ये आपका कोयला बन जाएगा। कौन सा? जिसको हम कहते हैं पीट। पीट एक फ्रैक्शन है कोयले की किस्म है, साथ में डिस्कस कर लेना। पीट है, इसमें कार्बन कंटेंट होता है 60%, 60% इसमें कार्बन होता है, ठीक है। ये कोई अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता। फिर इसको मजीद चाहिए, इसी कोयले के ऊपर अगर हाई प्रेशर, इसके ऊपर अगर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इसको मिलता रहे, इसको अगर मिलता रहे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो ये बन जाता है कोयले की अगली किस्म बन जाता है जिसको हम कहते हैं लिग्नाइट, ठीक है। इसके अंदर 70% कार्बन होता है और ये इससे कुछ अच्छा कोयला होता है। उसके बाद अगर इस लिग्नाइट को बहुत ज्यादा प्रेशर मिले, इसको प्रेशर मिलने से अगली फ्रैक्शन बन जाती है जिसको हम कहते हैं बिट्यूमिनस, जिसको हम कहते हैं बिट्यूमिनस कोल, ठीक है। इस कोल के अंदर तकरीबन 80% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है और ये अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। लास्ट वाली फ्रैक्शन है कि इस बिट्यूमिनेंस को अगर आप मजीद प्रेशर मिलता रहे, हमने क्या देना है, अंदर ही अल्लाह की तरफ से ही हो रहा होता है सारा कुछ, ये मजीद प्रेशर नीचे दफन होता गया, ऊपर प्रेशर इसको मिलता गया, काफी देर दफन रहा, ये बिट्यूमिनेंस कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है उसको हम कहते हैं एंथरासाइट,
ठीक है, ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो तकरीबन 90% कार्बन ही होता है उसके अंदर। इस तरीके से आपका जो नेचुरल कोल है एक ट्री से कोल की फ्रैक्शंस में जाता है। यहां तक नोट करें, यहां तक नोट करें। तो नेक्स्ट अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, जिसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और इसका एक और नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बच्चे गौर से देखना है कि ये जो मैंने लिखा है ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसका मतलब है डिस्टिलेशन हम कहते हैं कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले सब्सटेंसेस को टेम्परेचर की बेस पे उड़ा देना। मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्लास में हम मिक्स कर दें पानी और ऑयल को, ठीक है, कह ले आप सोयाबीन या कोई भी ऑयल है, पानी में मिक्स कर दें। अब उनको आप बॉईल करना शुरू कर दें उस मिक्सचर को, तो आपको क्या लगेगा सबसे पहले कौन उड़ेगा, कौन डिस्टिल होगा, कौन वेपोराइज होगा, वाटर होगा, क्योंकि वाटर एक हल्का लिक्विड है, वो एक भारी लिक्विड है, वो बाद में जाके बॉईल होता है। तो 100 पे जाके सारा पानी बॉईल हो जाएगा, पीछे ऑयल ही बचेगा। ऑयल 150 पे होगा, 200 पे होगा, वाट एवर। तो इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। कार्बन का ये जो कंटेंट था, सॉरी कोल का, कोई भी कोल है, जैसे आपके पास मैं कहता हूं, इसको अगर लिख दें, ठीक है, द हीटिंग ऑफ कोल, कोल को हीट करें आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में अगर आप कोल को गर्म करेंगे ना, तो उसमें जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी उसमें से कोल को फाड़ के बाहर निकलेंगे, पीछे पोरस वाली सरफेस सी रह जाएगी। तो 3 चीजें निकलेंगी इसको करने से। वो 3 चीजें जो आपको मिलेंगी ना, वो वाली 3 चीजें आपको इसको ऐसे हीट करने से 3 फ्रैक्शंस मिलती हैं। जो पहली फ्रैक्शन है जो जल्दी उड़ के बाहर आ जाएगी, उसको हम कहते हैं कोल गैस। कोल से वो गैस निकली सबसे पहले गर्म करने पे, उसके बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल निकले, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कोल टार, ठीक हो गया। लास्ट पे सॉलिड बच जाता है, ठीक है, पोरस वाला, उसको हम कहते हैं कोक। वो कार्बन ही होता है अकेला। तो जितने भी अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जितने भी ज्यादा थे, सबसे पहले गर्म किया तो गैस की सूरत में उड़े, ठीक है। कोल गैस में ज्यादातर बेसिकली आपके पास मीथेन गैसेस होती हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह नेचुरल गैसेस। उसके बाद कार्बन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, हाइड्रोजन की गैस भी होती है, ये गैसेस इसमें होती हैं। इसका यूज क्या है, ये फ्यूल्स के तौर पर यूज की जाती हैं, ठीक है। कोल तार एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसमें होता है जी, कोल तार में लिक्विड सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। वो लिक्विड सब्सटेंसेस आपके जैसे एंथरासीन हो गई, बेंजीन हो गई, ठीक है, वो वाले सारे सब्सटेंसेस इसमें कोल तार में होते हैं। अच्छा, कोल तार को दोबारा ये वाला काम किया जाता है, कोल तार की भी आप क्या कह रहे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, इसको भी गर्म करते हैं और ये भी फ्रैक्शंस देता है आपको, ये वाला लिक्विड। लास्ट पे कोक बच जाता है, ये तकरीबन 99% कार्बन ही होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। और इसमें आपका बच जाता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और इनको छतों पे इसको पेविंग के लिए और इस तरह की चीजों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जी कोल की इस सारे अमल को कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं हम, ठीक है। तो ये थी जी आपकी कोल को हमने डिस्कस किया, इनके यूजेस। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो कोल का जखायर है, पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वो 184 बिलियन टन के करीब है।
और हम क्या करते हैं कि हम अपना ये कोल सबसे ज्यादा किसमें उड़ा देते हैं, हम इसमें से अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालते नहीं, रिफाइन नहीं करते, तो इसको ज्यादातर हम जाया कर देते हैं कोयले को, किसमें, लाइम किल्न में, भट्टियों में। उसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक्स जो होती हैं आपकी ईंटें होती हैं, ब्रिक्स को बेक करने के लिए, ठीक है, ज्यादातर कोयला इसी में यूज हो जाता है फ्यूल के तौर पर। तो ये जी आपका कोल था, नेचुरल कोल, उसकी कंपोजिशन, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उससे मिलने वाले ये सारे कंपाउंड्स और उनके आगे क्या क्या उनकी कंपोजिशन होती है और उनके यूजेस क्या है, यही सारी चीज मिला के आपका कोल डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए पेट्रोलियम, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।